हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की एमसीक्यूज की सीरीज में पार्ट 27 लेकर आई हूं। टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं इस पार्ट में और मैं कवर करूंगी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन में, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से थे और सब टॉपिक्स थे उसमें इन्फ्लेमेशन, वुंड हीलिंग एंड गैंग्रीन। तो इसी के कंटिन्यूएशन में टोटल जो 20 क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हीलिंग ऑफ ए लैसरेशन कैन बी प्रमोटेड बाय। तो जो लैसरेशंस होती हैं वो डीप कट और जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं, या फिर टीयर जिसको बोलेंगे हम कि जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो चली जाती है, तो उसको लैसरेशन बोलते हैं। तो ये किस चीज से प्रमोट होती है इनकी हीलिंग, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए इज एंटीबायोटिक्स, बी इज डेली ड्रेसिंग, सी इज प्रेशर ड्रेसिंग एंड आरओएम यानी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, एंड डी इज कीपिंग वुंड क्लीन, ड्राई एंड विद हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, कीपिंग द वुंड क्लीन, ड्राई एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। अगर आप हाई प्रोटीन और अच्छा खाना खाएंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, अगर आपको कोई भी कट या टीयर्स हैं बॉडी में, तो वो जल्दी हील होंगे रादर देन अगर आप माल न्यूट्रिशन में रहेंगे या अप्रोप्रिएट डाइट नहीं लेंगे, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं एक वुंड हीलिंग के लिए। So option D is the correct answer. Question number 2, edema develops if plasma albumin falls below. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा एल्बुमिन की नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज होती है 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर यानी ग्राम पर डीएल। तो अगर 3.5 से बिलो फॉल करती है तो डेफिनेटली अब वो एक चांस हो जाएंगे कि एडिमा हो सकता है। लेकिन जब वैल्यू 2.5 से भी नीचे चली जाती है तो इट डेवलप्स प्लाज्मा, इट डेवलप्स एडिमा। एडिमा क्यों डेवलप होता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड में एल्बुमिन एज अ प्रोटीन होता है, वो अगर एक नॉर्मल रेंज से नीचे चला जाता है तो जो फ्लूइड बैलेंस वो मेंटेन करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो डिसरप्ट हो जाता है, वो बैलेंस नहीं बन पाता है। इसीलिए जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में चला जाता है और इससे जो है स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, जिसको हम एडिमा बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल ट्रीटिंग ए लैसरेशन। तो अगेन लैसरेशन पे क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिए हैं, A is monitor blood pressure, B is elevate the body part, C is apply pressure dressing and heat, and D is apply pressure dressing and ice pack. तो इसका करेक्ट आंसर है अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। जब भी हमें कोई डीप कट या टीयर हो जाता है तो सबसे पहले हमारा जो मोटो या एम रहता है वो है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग कैसे स्टॉप करनी है? बाय अप्लाइंग प्रेशर ड्रेसिंग। जब हम प्रेशर देके वुंड को ड्रेसिंग करते हैं तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो एक्टिव ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। और अगर हम आइस पैक अप्लाई करेंगे उस एरिया में तो कंप्लीटली जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाएगा। और इससे क्या होगा, वुंड हीलिंग में वुंड हीलिंग की तरफ मतलब हम लोग अप्रोप्रिएटली लेसरेशन को ट्रीट कर पाएंगे। और दूसरी चीज है कि हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है वो तो बंद होगी ही, और साथ में स्वेलिंग और पेन के चांस भी कम हो जाएंगे अगर हम आइस पैक यूज करेंगे तो। Question number 4. In order to cease bleeding from an open wound, indirect pressure is applied to the affected artery, which is. अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है किसी वुंड से और हमें उसको स्टॉप करना है इमीडिएटली, तो हमें प्रेशर कहाँ पे अप्लाई करना होगा? हमें डेफिनेटली प्रेशर जो है नियरर आर्टरी पे अप्लाई करना होगा, ताकि जो हमारी एक्टिव ब्लीडिंग है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको बंद किया जाए सबसे पहले।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे थंब में लेसरेशन या ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीड कर रहा है थंब से, तो हमें सबसे पहले जो है ना प्रेशर कहाँ अप्लाई करना होगा। तो अगर हम नियरर आर्टरी देखें, उसके पास वाली आर्टरी जो एक बिग वेसल होती है वो है रेडियल आर्टरी। अगर रेडियल आर्टरी पे हम डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्ट जो प्रेशर है वो वुंड पे अप्लाई, मतलब जो वुंड से ब्लीडिंग हो रही है वो इनडायरेक्टली हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं रेडियल आर्टरी पे, तो वो स्टॉप कर देगा ब्लीडिंग को। तो इसीलिए तो जो करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से वो होगा प्रॉक्सिमल टू द वुंड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. The type of healing occurs in a decubitus ulcer which is treated with debridement and moisture gauze dressing is called. तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब डेक्यूबिटस अल्सर यानी बेड सोर में जब ट्रीटमेंट करते हैं उसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, और जिससे हम जो हम बोलते हैं डेब्रिसमेंट, मतलब हम उसकी डेड स्किन को और फॉरेन मटेरियल को वुंड से निकालते हैं, बाहर करते हैं, वुंड को क्लीन करते हैं और उसके ऊपर जो है एक वेट गोज यानी मॉइस्ट गॉज को वहां पे एज अ ड्रेसिंग लगाते हैं, तो उस वुंड हीलिंग को क्या नाम देते हैं। तो एक्चुअली वो वुंड हीलिंग होती है सेकेंडरी इंटेंशन। सेकेंडरी इंटेंशन जैसा मैंने पहले भी स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है कि जब वुंड हीलिंग बाय इट्स ओन होती है, जब हम कोई सूचरिंग नहीं करते हैं और जो अलाउ करते हैं वुंड को हील होने के लिए बाय इट्स ओन, गिविंग हिम गुड कंडीशन, गिविंग इट अ गुड कंडीशन और एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम डेब्रिसमेंट करेंगे तो वुंड को क्लीन कर रहे हैं, फॉरेन मटेरियल को हटा रहे हैं वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इंटेंशन। So option B is the correct answer. Question number 6. Surgically creating an opening into an organ or space in the body by a sharp instrument is known as. तो जब एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से हम ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं किसी ऑर्गन या किसी पार्ट ऑफ बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंसीजन। तो यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं लैसरेशन, एब्रेशन, पंक्चर आर रॉन्ग, बट इंसीजन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. Removal of non-viable tissue from an open wound is to promote healing is called. जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो ओपन वुंड होता है अगर हम उसको सेकेंडरी इंटेंशन से मतलब हील होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको हमें जो भी वुंड के अंदर जो भी इंफेक्शन है, डेब्रिस है या फॉरेन बॉडी है, उसको हमें रिमूव करना होता है और इसको बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ द वुंड, और क्लीनिंग को हम नाम देते हैं डेब्रिसमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेब्रिसमेंट। क्वेश्चन नंबर 8. शार्प रिमूवल ऑफ टिश्यू एट द वुंड मार्जिन और एट द वुंड बेस अंटिल अनवायबल टिश्यू इज रिमूव्ड इज नोन एज। तो एक अगर टिश्यू है, वुंड है, अगर ओपन वुंड है काफी दिनों से, तो उसके जो मार्जिन होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो हमें क्या होता, हमें क्या करना होता है, अगर उसकी हीलिंग को प्रमोट करना होता है तो हमें वो डेब्रिस और नॉन वाइबल अनवाइबल टिश्यू है उसको हटाना होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए हुए सेलेक्टिव डेब्रिसमेंट, एक्सीजनल डेब्रिसमेंट, क्लींजिंग या फिर ड्रेसिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सीजनल डेब्रिसमेंट। हमें उस डेब्रिस को या उस नॉन वायबल टिश्यू को एक्साइज करना होता है और ताकि जो है वुंड को जल्दी से हील किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9. कंपोनेंट्स ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू इज। तो कंपोनेंट जो होते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू के वो क्या होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए एंजियोजेनेसिस, बी इज फाइब्रोब्लास्ट, सी इज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो जब कोई भी वुंड होता है उसकी कंप्लीट हीलिंग खुद से होती है सेकेंडरी इंटेंशन से, तो सबसे पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होता है वहां पे। ग्रेनुलेशन टिश्यू का मतलब है हीलिंग बेड और जो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती हैं उसका डेवलपमेंट, देन कोलेजन और फाइबर टिश्यूज का डेवलपमेंट, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जैसे अगर कुछ डेब्रिस या कोई भी पैथोजन वहां पे इन्वेड करें तो उसके अगेंस्ट में इन्फ्लेमेटरी सेल्स अपना काम करते हैं टू फाइट देम ऑल। तो ताकि जो वुंड हीलिंग है वो प्रॉपर हो सके, वो अच्छे से हो सके, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को होना भी जरूरी है।
तो यहाँ पे जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू के कंपोनेंट्स ये सारे ही हैं। एंजियोजेनेसिस इज द वन, फाइब्रोब्लास्ट, देन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, आंसर डी। Question number 10. Which of the following type of debridement involves introduction of live maggots into the soft tissue of the wound for the purpose of cleaning the necrotic tissue? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो थ्योरी है। इसमें क्या होता है, जो बायो डेब्रिसमेंट होता है, बायोलॉजिकल डेब्रिसमेंट, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइव लार्वा हम सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डालते हैं। जो वुंड होता है उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो लार्वा जो होते हैं वो नेक्रोटिक टिश्यू को ईट अप करते हैं। जो भी डेड टिश्यू होता है, नेक्रोटिक टिश्यू होता है, उसको पेनलेस तरीके से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल डेब्रिसमेंट। जो लार्वा होते हैं वो ईट अप करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू को, और एक अच्छा तरीका है जो है डेड टिश्यू को रिमूव करने का। और जो लार्वा है वो टिपिकली ल्यूसीलिया सेरिकेटा नाम से एक लार्वा होता है, उसी को यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल डेब्रिसमेंट इज दिस द प्रोसेस विच इज एक्सप्लेन्ड इन द क्वेश्चन इज नोन अबाउट। Question number 11. Which of the following type of debridement refers to the process of removal of damaged tissue or foreign objects from a wound by physical force? तो ऑप्शंस दिए हैं। ए इज शार्प डेब्रिसमेंट, बी इज मैकेनिकल डेब्रिसमेंट, सी इज ऑटोलाइटिक डेब्रिसमेंट एंड डी इज एंजाइमेटिक डेब्रिसमेंट। तो करेक्टली अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो फोर्सफुली रिमूव हो रहा है डेब्रिस, तो इसको बोलेंगे हम मैकेनिकल डेब्रिसमेंट। तो अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं उस टाइम भी हम फोर्सफुली कभी कभी फॉरेन ऑब्जेक्ट या डेब्रिस को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल डेब्रिसमेंट। क्वेश्चन नंबर 12. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट गैंग्रीन इज। तो सबसे पहले तो समझ लें कि वेट गैंग्रीन क्या होता है। तो जब गैंग्रीन होता है, नेक्रोसिस होता है टिश्यू का, उसके बाद अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं वेट गैंग्रीन। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, उसमें ऑप्शंस हैं। ए इज वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, B is it is variably followed by bacterial infection, C is it is most commonly seen in the bowel। तो ऑप्शन डी है all of the above. All of the above is the correct answer here. Question number 13. Dry gangrene most commonly affects the, options हैं A is bowel, B is limbs, C is lungs and D is cervix। So B is the correct answer। ये कॉमनली लिम्स में देखा गया है कि लिम्स में ड्राई गैंग्रीन हो जाता है, स्पेशली जो नी से नीचे का, मतलब डिस्टल टू नी जो नी है हमारा, वहां पे मोस्टली अफेक्ट करता है, और इसी के कारण जो पेशेंट है उसको एम्पुटेशन में भी जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14. ड्राई गैंग्रीन कॉमनली अकर्स ड्यू टू। अब ड्राई गैंग्रीन का कारण पूछा हुआ है, ऑप्शंस दिए हैं। ए इज ब्लॉकेज ऑफ द वीनस सप्लाई, बी इज आर्टेरियल ऑक्लूजन, सी इज एक्सेसिव ब्लड सप्लाई टू द लिम्स एंड डी इज ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरियल सप्लाई। तो ड्राई गैंग्रीन है जो मेनली वो ब्लड वेसल, ब्लड जो आर्टेरियल ब्लड है उसके ऑक्लूजन से होता है। अगर आर्टेरियल ऑक्लूजन है कहीं पे, तो जो डिस्टल पार्ट है उस पार्ट का वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, और इसको बोलते हैं हम ड्राई गैंग्रीन, जहां ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है विदाउट एनी इन्फेक्शन, इसको ड्राई गैंग्रीन कहा जाता है। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, आर्टेरियल ऑक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 15. मेलनलीज सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय। तो मेलनलीज जो सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन है, ये एक बहुत ही रेयर टाइप का गैंग्रीन होता है, लेकिन बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है। अगर किसी पार्ट में ये गैंग्रीन अगर हो जाता है तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सॉफ्ट टिश्यू में, और इट इज ड्यू टू ट्रॉमा और सर्जरी। जब कोई सर्जरी हो जाती है और या ट्रॉमा होता है किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, अगर वो प्रॉपरली ट्रीट ना हो और वहां पे जो है इन्फेक्शन हो जाए मान लीजिए, तो उस पार्ट में गैंग्रीन फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है।
और ये काफी दिनों तक चलता है, बहुत रैपिड ग्रोइंग भी होता है और ये कंप्लीट पार्ट को गैंग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरियाज हैं वो दो हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन किस डिजीज के बाद हो सकता है वो पूछा हुआ है। ऑप्शंस है, ए इज बर्जर्स डिजीज, बी इज डायबिटिक फुट अल्सर, सी इज बेड अल्सर एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो बर्जर्स डिजीज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो ड्राई गैंग्रीन है वो यूजुअली इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो बर्जर डिजीज होती है उसके कारण हो सकता है। ये बर्जर्स डिजीज क्या करती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करती है हैंड्स या फीट में, और जिसके कारण जो है ड्राई गैंग्रीन की संभावनाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैंग्रीन अफेक्ट्स द जेनिटल रीजन ऑफ द बॉडी। तो ये पूछा गया है कि कौन सा टाइप का गैंग्रीन जो है जेनिटल रीजन में अफेक्ट करता है बॉडी में। ऑप्शन थे वेट गैंग्रीन, बी इज ड्राई गैंग्रीन, सी इज फोर्नियस गैंग्रीन एंड डी इज मेलेनीज गैंग्रीन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फोर्नियस गैंग्रीन। फोर्नियस गैंग्रीन एक रैपिडली प्रोग्रेसिंग गैंग्रीन होता है जो कि पेरिनियम या जेनिटल पार्ट में अफेक्ट करता है बॉडी में। So option C is the correct answer. Question number 18. All of the following scales are used to assess risk for pressure ulcers और या pressure sores in patients except. तो सारे ही स्केल जो हैं प्रेशर सोर को असेस करने के लिए बनाए हुए हैं एक्सेप्ट वन, तो हमें वो बताना है। ऑप्शंस हैं, ए इज वाटरलो स्केल, बी इज ब्रोसेट स्केल, सी इज नॉर्टन स्केल एंड डी इज पेटन स्केल। तो ब्रोसेट स्केल जो है वो होता है जो हम कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, वर्बल थ्रेट्स, फिजिकल थ्रेट्स या अटैक्स ऑन ऑब्जेक्ट्स को हम पेशेंट को असेस करते हैं इन चीजों के लिए। तो बेसिकली एक रिस्क असेसमेंट टूल है फॉर रिस्क ऑफ वायलेंस। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है और ये प्रेशर सोर को असेस नहीं कर रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन बी, ब्रोसेट स्केल। Question number 19. The Braden scale score of a client is 16. Most appropriate nursing action is. तो Braden score जो है 16 दिया हुआ है, तो appropriate nursing action क्या होगा। सबसे पहले जान लें कि Braden score 16 क्या इंडिकेट करता है। मॉडरेट रिस्क को इंडिकेट करता है फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर। तो अगर पेशेंट को मॉडरेट रिस्क है प्रेशर अल्सर डेवलप करने का, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए। ए इज चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, बी इज हाई फाउलर्स पोजीशन, सी इज अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन अफेक्टेड स्किन एंड डी इज एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया मास्क। तो सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए, ए इज चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर इज द करेक्ट आंसर। हमें हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 20, decubitus ulcer on scapula measures 1 into 2 into 0.8 centimeters and pink subcutaneous tissue is completely visible on the wound bed. Identify the stage. तो यहाँ पे अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में पिंक टिश्यू नजर आ रहा है, इसका मतलब स्किन का डैमेज हो चुका है, और स्किन का अगर डैमेज हो जाए तो स्टेज 3 में हम कंसीडर करते हैं बेड सोर को, यानी डेक्यूबिटस अल्सर को। तो एक बार स्टेज दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेज 1 में रेडनेस ऑफ स्किन होती है, स्टेज 2 में फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर होते हैं, 3 में होता है डैमेज ऑफ स्किन एंड 4 में टिश्यू लॉस, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं डेक्यूबिटस अल्सर यानी बेड सोर की। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे की वीडियो में आने वाले जो मेडिकल सर्जिकल के और भी क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मैं बोलूंगी प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और शेयर कर दीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो नर्सिंग ऑफिसर यानी नर्सिंग रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं।